नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। एक दहाई से भी ज्यादा वक्त से जेल में कैद हैं गिलगित बल्तिस्तान के 13 शिया नौजवान। रिहाई के लिए जोरदार एहतजाज। नाम निहाद आजाद कश्मीर में हर दिन तशवीशनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है बिजली बहरान। और श्रीनगर में कैलीग्राफी का मुकाबला। कहते हैं कि हक मांगने से नहीं मिलता, उसे छीनना पड़ता है। ये बात अब गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को भी समझ आ चुकी है। वो अब अपने मुतालबात मनवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अब ये अवाम अपने सर पर कफन बांधकर घरों से निकल पड़े हैं। इन्हें बाज़ौर ताकत रोकने की हिम्मत अब पाकिस्तान फौज में भी नहीं दिख रही है। न सिर्फ गिलगित शहर बल्कि कई जगहों पर पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज हो रहा है, जिसमें बड़ी तादाद शियाओं की है। इसके पीछे खास वजह है और वो वजह है बेगुनाहों को सजा और गुनाहगारों को इनाम से नवाजा जाना। क्या है ये पूरा मामला और क्यों हो रहा है इतना बड़ा एहतजाज? मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित सिटी में इकट्ठा हुए ये लोग किसी घरेलू मसले का अजाला करवाने को लेकर एहतजाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सभी अपने अपने घरों से बाहर निकलकर एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत झूठे मुकदमों में गिलगित बल्तिस्तान की जेलों में कैद उन 13 कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं, जिन्हें कैद में जकड़े हुए एक दहाई से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। 13 अक्टूबर 2005 को पुलिस और पाकिस्तानी फौजियों के खिलाफ हुए एक झगड़े के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद पाकिस्तान की फौजी अदालत ने सन 2009 में इन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी। आज इस सजा के भी 13 साल मुकम्मल हो चुके हैं और कैदियों की रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी। इसलिए बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा है। आज यहाँ पे हम मुकम्मल 5 दिन से धरना लगा रहे हैं। न गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया है, न वफाकी वजीर, कोई भी नहीं आया यहाँ पे। हम तपती धूप गर्मी में यहाँ पे इतना धरना दे रहे, नारे लगा रहे। न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है। गवर्नमेंट बिल्कुल टस से मस नहीं है। हमारी बेगैरत गद्दार हुकूमत जो है बिल्कुल टस से मस नहीं है। खास बात यह है कि जेल में बंद सभी लोगों का ताल्लुक शिया फिरके से है। हालांकि उस दंगे में जिसने बाद में फिरका वाराना रंग ले लिया था, बहुत से सुन्नी लोगों पर भी आगजनी और लूटमार के इल्जाम लगे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद ही छोड़ दिया गया। जबकि इन 13 शियाओं की रिहाई कब होगी ये किसी को नहीं पता। इन लोगों के लिए छोटे छोटे एहतजाज तो कई बार हुए हैं, लेकिन इस बार जो बड़ा एहतजाज हो रहा है उसकी कमान खवातीन ने संभाली है। ये औरतें उन असीरान की माँ, बहन या बेटी हैं जो बिना किसी जुर्म के इबरतनाक सजा भुगत रहे हैं। हमारे असीर वहाँ जेलों की सख्तियाँ झेल रहे हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। हम आज 5-7 दिनों से निर्णय दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत पे कोई असर नहीं हो रहा है। मेरी हुकूमत से अपील है कि वो हमारे असीरान को रिहा करे। जब तक हमारे असीरान को रिहा नहीं किया जाएगा, हमारा धरना कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान को लानत भेजने पर जुटे इन लोगों में गुस्सा पूरे सिस्टम के खिलाफ है, पाकिस्तान की सख्त पॉलिसियों के खिलाफ है, एंटी टेररिज्म एक्ट के उस शेड्यूल 4 के खिलाफ है जो किसी को कहीं भी गिरफ्तार करने और बरसों तक जेल में रखने की इजाजत देता है। इसका इस्तेमाल फिरका वारियत फैलाने और कौम परस्तों को हरासा करने के लिए किया जाता है। बार बार इसके मिसयूज के खिलाफ आवाज उठती है और एक बार फिर ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे हमेशा एक तासुर देने की कोशिश की गई है खुफिया इदारों की तरफ से कि लड़ाओ और हुकूमत करो, और यही इसी पॉलिसी को आगे ले जाते हुए इसको फिर एक फिरकवाराना एक रंग देने की कोशिश की जा रही है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत की वजह से कितने अफराद या तो जेलों में ही दम तोड़ गए या फिर जिंदा रहते हुए भी मौत से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक में इंसाफ की गुहार लगाने के बावजूद
उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिलती, क्योंकि फौज और एजेंसियां अपने आप को किसी भी कानून से ऊपर समझती हैं। हालांकि इन एहतजाजियों को उम्मीद है कि जनता का भारी दबाव रंग लाएगा और मादरे वतन के इन सपूतों की जल्द रिहाई होगी। हम तो मुंतज़िर हैं कि हमारे तमाम बरादरान, तमाम मकतब इस्लामिया आके मजलूमों की हिमायत करें और जालिमों के साथ मुकाबला करें। यही एक रास्ता है कि हम अपने हुकूक को हासिल कर सकते हैं। इतने बरसों से जो मजालिम पाकिस्तान ने बरपा रखे हैं, अब उनका हिसाब देने का वक्त आ गया है। अगर बेगुनाहों पर मुसलसल जुल्म होता रहेगा तो कोई भला कब तक खामोश रहेगा, कब तक डरा रहेगा। मकामी हुकूमत और अदलिया की तो इस्लामाबाद के आगे कोई बिसात ही नहीं है। इसलिए जो कुछ भी करना है वो इन लोगों को खुद ही करना है। इसलिए ये लोग कई दिन से खुद ही मुत्तहिद होकर जमा हैं और जब तक रिहाई का फैसला नहीं आता तब तक इसी तरह मजबूत हौसलों के साथ डटे रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों, खासकर शिया फिरके के साथ नाइंसाफी कोई आज से नहीं 7 दहाइयों से की जा रही है, लेकिन इसके खिलाफ मुत्तहिद आवाज अब उठ रही है। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। सदियों से हमारा मुल्क सिर्फ तिजारत और कारोबार के लिए ही नहीं जाना जाता रहा है, बल्कि इसकी तहजीब और सकाफत पूरी दुनिया में मशहूर रही है। हमारा मुआशरा अलग अलग समाजी, इक्तिसादी और इंसानी तहजीब से मिले जुले नायाब फनो सकाफत का गहवारा भी रहा है। जम्मू कश्मीर की भी एक खास अदबी व फनो सकाफती शिनाख्त रही है, जो 5000 बरसों से भी ज्यादा वक्त से कायम है और इस खास सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को सामने लाने की भरपूर कोशिश जारी है। ये है श्रीनगर में वाक़े कश्मीर यूनिवर्सिटी का गांधी भवन, जहां खत्ताती को बढ़ावा देने के लिए एक मुकाबले का एहतमाम किया गया। खुशनवीसी के इस मुकाबले में तालिब इल्मों ने जोश व खरोश के साथ शिरकत की। काबिल जिक्र है कि खत्ताती में दिलचस्पी रखने वालों को इसकी तमाम बारीकियां सिखाने के मकसद से श्रीनगर में पहले भी फने खुशनवीसी पर वर्कशॉप्स मुनक्किद होते रहे हैं, लेकिन इसका मुकाबला शायद यहाँ पहली बार हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है आज कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है और इस्लामिक कैलीग्राफी है। तो इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। आप देख सकते हैं कि आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा, अगर हम एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और कहीं ना कहीं उसे छोड़ के भी आजकल की जो यूथ है उसका डिविएशन, फोकस जो है वो कहीं मेंटेन नहीं कर पाती। ये कुछ ऐसी चीज़ है जो आपका फोकस एक चीज़ पे लाती है। आज के जदीद तरीन दौर में जिस तरह हम आर्ट के नित नए फ्यूजन से रूबरू होते हैं, वैसे ही खत्ताती के इस मुकाबले में नए नए पहलू सामने आए। मसलन इसमें खुशनवीसी के शायकीन के लिए 2 तरह के मुकाबले रखे गए। एक तरफ माजी से चली आ रही खुशनवीसी के तहत कुरान की मुक़द्दस आयतों को बेहद संजीदगी से लिखा जा रहा था, तो वहीं दूसरी जानिब असरे खत्ताती का मुकाबला हुआ। खुशनवीसी में अहम नज़ाकत की ज़रूरत को देखते हुए शुरका में बड़ी तादाद ख़वातीन की रही, जिन्होंने कलम और स्याही के जरिए बड़ी ही नफासत के साथ अपने हुनर का मुजाहिरा किया। आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्नाइजेशन की वजह से ये थोड़ा दब गया था, लेकिन अब जब यूथ अब यंग स्टार्ट कर रही है और उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो मुझे लगता है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी एक अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, उनको प्लेटफॉर्म दे रही है ताकि वो अपने आर्ट को आगे बढ़ा सके और सीख भी सके। खत्ताती का सफर खलीजी ममालिक से शुरू हुआ और पूरी वादी में छा गया। वादी में इसकी मकबूलियत का ये आलम था कि इसे लोगों ने रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना शुरू कर दिया। लेकिन बदलते वक्त के साथ लोगों का ये हुनर भी आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ गया।
ایسی سرگرمیاں سنہری تاریخ کے قدیم ہنر سے جوڑنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، ساتھ ہی پرانے دور کے اس فن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں مددگار بھی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آج کی جنریشن کا بڑا شوق ہے اس میں۔ آپ دیکھیں اندر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کالجز اور یونیورسٹیز کے آئے ہیں، دیکھیں کتنا بہت بہترین ہاتھ ہے ان کا، خوبصورتی سے یہ قرآن شریف کے آیات لکھ رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا جو کمپٹیشن ہے یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو ٹریڈیشنل کیلیگرافی ہے اور دوسرا کنٹمپریری کیلیگرافی ہے۔ کنٹمپریری میں آپ دیکھیں آج کے فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں یا پرفارمنگ آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ انتہائی شوق رکھتے ہیں اس میں، اور آپ دیکھیے بہت بہت خوبصورت پینٹنگز دکھ رہی ہے، لیکن وہ بیسیکلی کنٹمپریری کیلیگرافی ہوتی ہے۔ اور مدعا اور مقصد یہی ہے کہ یہ جو کلچر کا اہم حصہ ہے۔ وادی میں خوشنویسی کی شناخت عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہے اور اس کے شائقین اس فن خوشنویسی کو آگے تک لے جانے کے خواہش مند ہیں۔ بس ضرورت ہے خطاطی کے ایسے ہی مقابلوں کے بار بار منعقد کیے جانے کی۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بجلی کٹوتیوں کو لے کر احتجاج کرنے والے جمیل احمد اور ان کی دونوں بیٹیوں پر پولیس نے منمانے طریقے سے تشدد کیا اور ان کو جیل میں ڈال دیا۔ یہاں سے 3400 میگا واٹ بجلی پاکستان کے لیے جنریٹ کی جاتی ہے، جبکہ پورے خطے کی ضرورت محض 400 میگا واٹ ہے۔ پھر بھی علاقہ مکینوں کو اوسطاً ہر روز 10 گھنٹوں سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طارق نقاش نے ٹویٹ کیا ہے کہ حزب مخالف جماعتوں کی شدید مذمت کے باوجود پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے لیے 164 بلین روپے کا بجٹ منظور۔ جمیل ناگری نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں مسلسل گرم ہواؤں کے باعث گلیشیئروں کے پگھلنے میں تیزی آ رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر اننت ناگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ شری امرناتھ یاترا 2022 ہریانہ کے کروکشیتر سے پہلی بار آئے یاتری نے بہترین بندوبست کی دل کھول کر تعریف کی۔ یہاں پر شردالوؤں کے آرام کو دیکھتے ہوئے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سبھی چیزوں کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ شری نگر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ٹویٹ کیا ہے کہ محض ایک کلک سے شہریوں کو اپنے آس پاس کی کامن سروس ڈیلیوری آؤٹ لیٹس کے ذریعے سبھی حکومتی خدمات مہیا ہوں گی۔ زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ لولاب ویلی ایک چھپی ہوئی جنت۔ اگر آپ کشمیر میں بہت ہی نایاب اور نیا ڈھونڈ رہے ہیں تو اپنی کھوج میں لولاب کو بھی شامل کر لیجئے۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر۔ اس میں ہمارے ناظرین کو پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز میں نشر کی جا رہی جھوٹی خبروں کی حقیقت سے روبرو کروایا جاتا ہے۔ بھارتی عدالت نے نوپور شرما کے متنازع بیان کو منظر عام پر لانے والے صحافی محمد زبیر کی درخواست ضمانت مسترد کر کے انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ محمد زبیر کے خلاف پاکستان کا سرکاری ٹیلی ویژن چینل پی ٹی وی بھارت کے ہر معاملے کو تل کا تاڑ بنانے میں لگا رہتا ہے۔ حال ہی میں آلٹ نیوز کے کو فاؤنڈر محمد زبیر والے معاملے کو ہی لے لیجئے، پی ٹی وی ہاتھ دھو کر اس معاملے کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اب آپ کو جانکاری دیں کہ محمد زبیر کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے وہ ٹھوس ثبوتوں کی بنا پر کی جا رہی ہے۔ سال 2018 میں انہوں نے متنازع ٹویٹ کیے تھے جس کے آدھار پر ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خبروں کے مطابق محمد زبیر کو پاکستان سے بھی حمایت مل رہی تھی۔ دلی پولیس کو معاملے کی تحقیقات کے دوران پتہ چلا کہ زبیر کے اکاؤنٹ میں کئی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، جس میں یا تو بیرونی موبائل نمبر کا استعمال ہوا ہے یا پھر آئی پی ایڈریس فارن کے تھے۔ بھارتی ریاست راجستھان میں ہندو درزی کے قتل کا واقعہ مودی سرکار کا پلوامہ طرز کا ایک اور فالس فلیگ آپریشن قرار۔ پاکستان کا پرائیویٹ نیوز چینل 92 نیوز بھی بھارتی حکومت کی کھنچائی کرنے میں پیچھے نہیں رہتا۔ راجستھان صوبے کے ادے پور شہر میں ایک ہندو درزی کے بہیمانہ قتل کے واقعے کو بھی چینل 92 نیوز غلط رنگ دے رہا ہے۔ دراصل اس معاملے کا لنک پاکستان سے سامنے آ رہا ہے۔ ادے پور کے کنہیا لال مرڈر کیس میں آئے روز نئے خلاصے ہو رہے ہیں۔ غوث اور ریاض جنہوں نے کنہیا کا مرڈر کیا تھا، ان کو پاکستان میں بیٹھے ان کے آقا نے مرڈر کا حکم دیا تھا،
जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे अपने आका के कहने पर हत्यारों ने भारी भरकम तेज धार हथियार बनाए थे। नाम निहाद आजाद कश्मीर में बिजली बहरान हर दिन तशवीशनाक सूरत इख्तियार करता जा रहा है। खासकर गर्मियों के दिनों में बिजली बहरान गहरा हो जाता है। हर साल ये क्राइसिस बढ़ती जा रही है। यहाँ की मकामी हुकूमत बिजली फराहम कराने के बजाय बहाने बनाने और अपना इक्तदार बचाने में लगी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुजफ्फराबाद में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, जबकि इस्लामाबाद में पीडीएम की मिली जुली हुकूमत तश्कील दी गई है। ऐसे में इख्तिदार बचाने का मकसद लेकर बैठे मकामी हुक्मरान बहाने बनाने में लगे हैं। कभी कहते हैं कि दरिया में पानी कम हो गया है, कभी कहते हैं कि मौसम गर्मा में दिक्कतें पेश आती ही हैं। इन बेसिर पैर के बहानों की वजह से जहां हुकूमत की किरकिरी हो रही है, वहीं मकामी अफराद के लिए बिजली ख्वाब की मानिंद हो गई है। जुलाई के महीने में जब गर्मी और उमस अपने उरूज पर है, तो मुजफ्फराबाद के अवाम एक बार फिर सरापा एहतजाज हैं। ये शहर की सबसे बड़ी रिहायशी बस्ती है और यहाँ के अवाम का देरीना मुतालबा है बिजली की फराहमी। एहतजाजियों का कहना है कि यहाँ एक बार अगर बिजली कट जाए तो आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। सुबह से गई लाइट शाम को भी आ सकती है और रात को भी। ऐसा भी हो सकता है कि अवाम को 2 या 3 रोज बिना बिजली के बिताने पड़े। इसीलिए यहाँ कुछ दिन पहले बिजली की मांग को लेकर ताजिर एहतजाज पर थे और आज सभी लोग इसमें शमूलियत कर रहे हैं, क्योंकि जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही तो इनके पास एहतजाज के अलावा भला और कोई रास्ता भी क्या रह जाता है। बिजली का जो निज़ाम है, हमें बिजली नहीं मिल रही, हमारे दरिया सब खुशक हो गए। तो उसके बाद हमने बार बार इंतजामिया को कहा कि लोड शेडिंग वगैरह ये तमाम हमारे मामला ठीक करें। आज पाकिस्तान के हर इलाके में सरहद तक हमारी बिजली जाती है, तो हमें बिजली नहीं मिल रही। ये वही सूरत हाल बन रही है जो बलूचिस्तान में बन रही है। बलूचिस्तान वालों की गैस है और मरी वाले इस्तेमाल कर रहे हैं और बलूचिस्तान को नहीं मिल रही। उसकी सूरत हाल ये सामने है। हमारे दरिया सब खुशक हो रहे हैं। आज हमारे दरियाओं की हालात देखें, हमारे पूरे इलाका वीरान हो गया बिजली की वजह से। ये आज आखिरी हड़ताल है, उसके बाद इतनी हड़ताल होगी कि इंतजामियों को पता चल जाएगा, हम डैम की तरफ लाग मार्च करेंगे। मुजफ्फराबाद शहर, जो कि नाम निहाद आजाद कश्मीर की दारुल हुकूमत भी है, यहाँ बिजली भले ही न आ रही हो, लेकिन बिजली के बिल खूब आ रहे हैं। अवाम का इल्जाम है कि जब से यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, तब से बिजली के बिल 2 से 3 गुना ज्यादा तक भेजे जा रहे हैं। जिन लोगों का बिल 3 या 400 रुपए होना चाहिए था, उन्हें 3 से 4 हजार रुपए का बिजली बिल मिल रहा है। ये सरासर नाइंसाफी है। अवाम का ये भी कहना है कि जब यहाँ बिजली ही कभी कभी आती है, तो भला बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? जरूर इसके पीछे कोई साजिशकार फरमा है। मकामी अवाम का ये भी कहना है कि अगर उनके इलाके में बिजली सप्लाई बेहतर नहीं होती, तो अगली बार और बड़ा एहतजाज होगा। किसी टाइम जब दिल चाहता है इनका तो ये बिजली बंद कर देते हैं, रात को भी दिन को भी। जिस टाइम आता है बच्चे और औरतें घर में बंद हैं, हम मर्द बाहर निकल जाते हैं, औरतें और बच्चे किधर जाएं। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि खुदा के लिए जला पानी न करें। जो टाइम है लोड शेडिंग का, उसके मुताबिक चले। जो पूरे शहर में जो यहाँ पे तो बारिश का एक कतरा आता है तो जला पानी की बिजली बंद हो जाती है। तो अपील करते हैं हम आवाम गवर्नमेंट से, खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ करें। ऐसे वक्त में जब ग्लोबल वार्मिंग और दरिया पर बांध बनाए जाने की वजह से गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है, तब पंखे, कूलर, वाटर पंप लेकर दूसरे काम बिजली पर ही मुनहसिर हैं। इसलिए बिजली न होना ऐसा मसला बन गया है जिसकी वजह से इन्हें हर रोज दुश्वारी झेलनी पड़ रही है। वैसे बिजली की ये कटौती सिर्फ आम लोगों के लिए है, क्योंकि वीआईपी लोगों के लिए अलग से ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिससे उन्हें 24 घंटे मुसलसल बिजली मिलती रहे। ये सरासर नाइंसाफी है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज कौन उठाए? बिजली न होने से ताजिरों का कारोबार
चौपट हो रहा है तो तालिबे इल्मों की तालीम भी मुतासिर हो रही है। इसके अलावा दरिया झेलम को रोककर जो बिजली बनाई जा रही है वो केवल पाकिस्तानी शहरों को सप्लाई की जा रही है, जबकि माहौलियात यहाँ खराब हो रहा है। हमारे दरिया की सूरत यार देखें, जिस दरिया के लिए हमारी पूरे मुजफ्फराबाद एक खुशहाल मुजफ्फराबाद था, आज वीरान बना हुआ है। ये इंतजामिया से नहीं, गवर्नमेंट पाकिस्तान से हम अपील करते हैं हमें बिजली का निज़ाम हमारा दुरुस्त किया जाए। उसके बाद ये बिजली के जो बिल आ रहे हैं इसमें कंसेशन किया जाए। हमारे दरिया भी खुशक होंगे, हमारे इलाके भी वीरान हो गए, हमारे पानी की हमें रियायती दी जाए, रियायती भी दी जाए। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब यहाँ के अवाम को बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए जूझना न पड़े। मौसम चाहे सर्दी का हो या फिर गर्मी का, लोड शेडिंग का मसला हर वक्त बना रहता है। पाकिस्तान ने यहाँ बिजली की कमी को पूरा करने के लिए यकीन दहानी के सिवा कुछ नहीं किया। यहाँ बने पावर प्रोजेक्ट भी केवल अवाम की मुसीबतों का सबब साबित हुए हैं। ऐसे में यहाँ के अवाम सिर्फ यही मांग रहे हैं कि हमारी बिजली कटौती का वक्त मुकर्रर कर दिया जाए। तमाम जितने भी लोग मुजफ्फराबाद के हैं उनको बाहर आना चाहिए। आज गर्मी इस तरह की है तो हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारी बिजली पाकिस्तान में हमारे भाई हैं, हम ये नहीं कहते उनको न दें, हमें पहले दें, पहले हमें दें फिर उसके बाद पाकिस्तान को दें। ये आज ये उस वक्त तक नहीं होगी जब तक यहाँ के तमाम इंतजामिया के सीनियर लोग जहाँ नहीं आएंगे, उस वक्त तक ये रोड हम बना के रखेंगे। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में सिर्फ बिजली का ही बहरान नहीं है, बल्कि यहाँ तो हर बुनियादी सहूलत का फुकदान है, चाहे तिब्बी शोबा हो या तालीमी महकमा, बात चाहे टूटी फूटी सड़कों की हो या फिर पीने के पानी की। अवाम को कुछ भी सही तरीके से नहीं मिलता, इसीलिए अवाम यहाँ अक्सर एहतजाज करते हुए सड़कों पर दिखाई देते हैं। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर से एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोगों को एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी तरीकों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की जानिब से कोशिशें जारी हैं, जिसके तहत लोगों के इलाज और दवाइयां मुहैया करवाने के साथ पुराने वक्त से चले आ रहे तौर तरीकों के बारे में भी बताया जा रहा है। इसके मद्देनजर गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जम्मू में 3 रोजा आयुर्वेद पर्व का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों को जिंदगी में आयुर्वेद और दूसरे रिवायती तरीके और इलाज के बारे में तफसील से बताया गया। इसके लिए जम्मू शहर और आसपास के इलाकों से आए मकामियों ने पुरजोर तरीके से शिरकत की। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। इन दिनों लोगों में अपने अमराज का जड़ से इलाज कराने और सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी की चाहत बढ़ती जा रही है। जहां बीमारियों से फौरी तौर पर निजात पाने के लिए लोग एलोपैथी का रुख करते हैं, तो वहीं लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए योग और आयुर्वेद की तरफ भी अवाम का रुझान बढ़ रहा है। हुकूमत के आयुष महकमे की जानिब से भी लोगों को आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और यूनानी तरीक़े इलाज के बारे में बावर कराया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों वजारत आयुष की जानिब से गवर्नमेंट साइंस कॉलेज जम्मू में 3 रोजा आयुर्वेद पर्व नामी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं और आयुष मंत्रालय का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेके पूरे देश में चला रहे हैं। और आयुष पर 3 दिन का पैटर्न है, उस पैटर्न के अंतर्गत हम लोग जगह जगह करते हैं और उसी के अंतर्गत हमें जम्मू के लिए भी दिया गया। और मैं इसलिए यहाँ पर भी विशेष रूप से चाहता था कि इस रीजन में जम्मू, लद्दाख और श्रीनगर में हम लोग आयुष को प्रचार प्रसार करें। मगरबी ममालिक से आई एलोपैथी तरीक़े इलाज से पहले पूरे भारत में अवाम के बेहतर इलाज और मुआलजे के लिए नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और यूनानी जैसा गैर मामूली तरीक़े इलाज राइज था, जिसका इस्तेमाल वक्त गुजरने के साथ
कम होता चला गया। हालांकि वक्त ने एक बार फिर करवट बदली और एलोपैथी के साइड इफेक्ट से परेशान लोगों ने पुराने दौर की असरदार तरीके इलाज की जानिब लौटना शुरू किया है। इस खास हेल्थ प्रोग्राम में आम लोगों को इन्हीं के बारे में आगाह किया गया। इस समिट में छोटे बड़े सैकड़ों स्टॉल्स लगाए गए। मुख्तलिफ महकमों और हर्बल के प्रोडक्ट ब्रांड के स्टॉल्स पर लोग जानकारी लेते दिखाई दिए, जिनमें ज्यादा तादाद नौजवानों की रही। फर्स्ट टाइम हमारा कॉलेज आयुर्वेदा पर्व सेलिब्रेट कर रहा है, जो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है हमारे को, मतलब सोसाइटी के लिए कि हमें ये करना चाहिए। और फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं लिव फॉर अदर फाउंडेशन के साथ मिलकर, और काफ़ी पॉजिटिव स्टेप है। दरअसल बहुत से लोगों ने आयुर्वेद के जरिए ही कोरोना वबा जैसे बुरे दौर में भी खुद को और अपने अहले खाना को भी महफूज रखा। इस मुश्किल वक्त में भी लोग अपने आप को कोरोना वबा से बचाने और इम्यूनिटी के लिए मुख्तलिफ अक़साम के घर में काढ़े वगैरह पी रहे हैं। ऐसे ही कई छोटे बड़े काम के नुस्खे यहाँ मौजूद शुरका को बताए गए। इसकी अहमियत को समझते हुए यहाँ आए लोगों ने इसका भरपूर फायदा उठाने और दूसरों को भी इसके बारे में बताने का क़स्द किया। आज के टाइम पे हमें ये तो पता है कि अगर हम बीमार हैं तो हमें डोलो खानी है, पर हमें आयुर्वेदा की भी इतनी टेक्निक्स अवेलेबल हैं, पर हमें उसके बारे में पता नहीं होता है कि हमें क्या खाना है उस टाइम पे, क्या नहीं खाना। और विदाउट एनी मेडिसिन भी हम आयुर्वेदा की टेक्निक से हम मतलब रिकवर कर सकते हैं। इसके लिए यही है कि हमें अच्छी नॉलेज मिलेगी। सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज है, हमारे जम्मू प्रोविंस के लिए अच्छा मैसेज है। हम सभी को यहाँ पे आना चाहिए और इस पर्व को मिलके इसके बारे में नॉलेज लेनी चाहिए। 3 दिन का ये फेस्टिवल है। जम्मू शहर का आयुर्वेद पर्व सिर्फ मुख्तलिफ थेरेपीज करवाने की जानकारियां देने भर का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि इस मौके पर लोगों का इलाज किया गया और दवाइयां भी दी गईं। काबिल गौर है कि पुराने जमाने से चले आ रहे इन तरीके इलाज में इतना असर रहता है कि कैसा भी मर्ज हो उसे पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लिहाजा इन तरीके इलाज के फवाइद को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।